नमस्कार दोस्तों। परमाणु बम नाम सुनते ही आपके जहन में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उठता हुआ धुएं का गुबार और मलबे से सटा पूरा शहर आता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी परमाणु बम के कारण विश्व में पिछले 75 वर्षों से शांति स्थापित है और कोई भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है? क्योंकि जिस बम से जापान के 2.5 लाख लोगों की हड्डियां कुछ ही मिनटों में राख बन गई, और जिस परमाणु बम को हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, उस परमाणु बम से शांति कैसे आई? इसी विरोधाभास को हम न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं। यहाँ पर डेटरेंस का अर्थ डर या अवरोध है। हम इस डेटरेंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉलोनी जिसमें दो लोग रहते हैं, ए और बी। ये दोनों लोग आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी हाथापाई भी होती रहती है, कभी कहासुनी होती रहती है। लेकिन जब एक दिन ए जाकर एक रिवॉल्वर खरीद कर ले आता है, अब वो जो बी नामक शख्स है वो ए से हमेशा डरेगा। ए आए दिन बी को मारता रहेगा, लेकिन बी कुछ भी नहीं कह पाएगा। अब एक दिन ऐसा आया तो बी भी जाकर रिवॉल्वर खरीद कर ले आया। इस स्थिति में जब दोनों के पास रिवॉल्वर हो गई तो वे दोनों एक दूसरे से लड़ने से हमेशा डरेंगे। वे एक दूसरे को आग जरूर दिखाएंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। इस कंडीशन में हम इसे रिवॉल्वर डेटरेंस कहेंगे। इसी प्रकार होता है न्यूक्लियर डेटरेंस, जिसमें दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों को पता होता है कि अगर हम सामने वाले देश पर हमला करेंगे तो वे भी हमें पूरी ताकत से हम पर हमला करेगा, और इसी हमले के दौरान हम दोनों पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसी में एक वर्ड आता है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगर एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है तो ये मानकर चलता है कि हम इस युद्ध में दोनों ही पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। और इसी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर डेटरेंस के कारण किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश का नेता दूसरे देश पर हमला नहीं करता है, क्योंकि वे अपने देश के लाखों नागरिकों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। Reset. During the Cold War, nuclear powers established mutual assured destruction, also known as nuclear balance or deterrence. अब हम समझते हैं कि इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का विकास कैसे हुआ। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के परमाणु बम बनाने से हुआ। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1939 में जब बर्लिन की एक लैब में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के परमाणु को विखंडित करने की क्षमता उपलब्ध हासिल कर ली। Standards Act that summer, but on the other side of the globe, Germany had just made a discovery in December of that year. German scientists Otto Hahn and Fritz Strassmann, along with Jewish physicists Lisa Meitner and Otto Robert Frisch, had discovered nuclear fission, which, for all the non-science people out there, means they discovered that splitting an atom would release a tremendous amount. ये वही यूरेनियम है जो परमाणु बम में ईंधन के रूप में यूज होता है। जब महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को इस बात का पता चला तो उन्होंने तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक खत लिखा और कहा कि नाजी लोग एक शक्तिशाली बम प्रकार कर रहे हैं। और इसी खत के बाद अमेरिकी सरकार ने सोचा कि हम नाजी लोगों से पहले ही परमाणु बम बना लेते हैं। इसलिए 1941 में उन्होंने एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में एक टीम ने 1945 तक परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया, और अब अमेरिका विश्व का पहला परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। तो इसके बाद 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर जापान को घुटनों पर ला दिया, और 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर। और इस महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, और इसी विजय के साथ परमाणु युग नामक एक नया युग शुरू हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूएसए और यूएसएसआर के मध्य शीत युद्ध आरंभ हुआ, जहां यूएसए पूंजीवाद का अग्रणी करता था, वहीं यूएसएसआर साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे को कूटनीतिक हो, सैनिक हो, आर्थिक हो या किसी भी क्षेत्र हो, उन सब में एक दूसरे को ये पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब समय आया 1949 का, जब यूएसएसआर ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया। अमेरिका के समकक्ष आकर खड़ा हो गया। अब यहाँ से बात शुरू होती है न्यूक्लियर डेटरेंस की असली कहानी। अब बात 1960 की, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। 1960 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के पास एक छोटा सा देश है क्यूबा, उसके राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को कहा कि आप हमें अपने देश में परमाणु मिसाइलें तैनात करने दीजिए, इसके बदले हम किसी भी युद्ध की स्थिति में आपकी रक्षा करेंगे। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो ने इसके लिए यूएसएसआर को अनुमति दे दी, और यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर। लेकिन अगस्त 1962 में जब अमेरिका के जासूसी विमान U-2 ने क्यूबा के ऊपर से उड़ते हुए
यूएसएसआर के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और क्यूबा में तैनात की गई मिसाइलों की जानकारी जब अमेरिकी सरकार को दी, तब अमेरिकी सरकार तत्काल हरकत में आ गई और उन्होंने क्यूबा की नाकेबंदी कर। ये शीत युद्ध का वो समय था जब दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने आ गई और परमाणु युद्ध का भय सबके सामने सताने लगा। लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने बातचीत से इस समझौते को टाल दी। समझौते के तहत यूएसएसआर ने स्वीकारा कि हम क्यूबा से अपनी परमाणु मिसाइलों को हटा लेंगे और इसी के एवज में जॉन एफ कैनेडी ने भी अनौपचारिक रूप से वादा किया कि हमारी जो मिसाइलें तुर्की में तैनात है, जो कि रशिया के पास है, वहाँ से हम अपनी मिसाइलों को हटा लेंगे और यूएसएसआर को इससे संतुष्टि हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जानकार कहते हैं कि क्यूबन मिसाइल संकट शीत युद्ध का वो चरम बिंदु था जिस समय दुनिया किसी भी समय तृतीय विश्व युद्ध होगी जा सकती थी। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों को पता था कि हमने एक दूसरे से अगर सीधा संघर्ष किया और बात परमाणु युद्ध तक आ गई तो वे स्वयं और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। बाद में दोनों महाशक्तियों के बीच कई ऐसे मौके आए जब वे सीधे संघर्ष कर सकते थे। 1971 में जब इंडो पाक वॉर चल रहा था तब यूएसए ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7th नेवल फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। तो भारत के साथ हुई फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण यूएसएसआर ने भी अपना नेवल फ्लीट आगे पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर भी यूएसए को लगा कि यूएसएसआर से सीधा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए उसने अपना नेवल फ्लीट वापस बुला लिया। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कैसे परमाणु हथियारों से युद्धों की संभावना कम होती है और शांति आती है। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच न्यूक्लियर डेटोनेशन ने कैसा काम किया। पहले बात भारत की। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक परमाणु परीक्षण किया और कहा कि ये केवल शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। भारत ने तो इसे शांतिपूर्ण परीक्षण का नाम दिया, लेकिन इससे पश्चिम विश्व बौखला गया और उसने भारत पर कई आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दी। क्योंकि 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया, इसीलिए 1998 में 11 और 13 मई 1998 को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में एक और परमाणु परीक्षण हुआ और इस बार भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसी के जवाब में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी 28 और 30 मई 1998 बलूचिस्तान के चगाई में एक परमाणु परीक्षण किया और विश्व का 7वां घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। जब पाकिस्तान ने भारत के कारगिल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए वॉर छेड़ दिया, जब ये कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ तो विश्व ने पहली बार 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच सीधी जंग देखी। सभी अंतर्राष्ट्रीय जानकारों को लग रहा था कि अगर ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हुआ तो आधी दुनिया तबाह हो जाए। लेकिन न्यूक्लियर डेटोनेशन ने यहाँ भी काम किया और दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध नहीं हुआ, केवल सीमित युद्ध। इस कारगिल वॉर को हम सीमित युद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के केवल एक कारगिल क्षेत्र में हुआ था और ये लड़ाई केवल थल सेना की एक छोटी टुकड़ी के बीच थी। इसमें नौसेना और वायुसेना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और न ही इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग। इस कारगिल वॉर में भारत ने विजय हासिल की। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन कर। और तब से वर्तमान तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग नहीं हुई। छोटे मोटी झड़पें हुई है, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण, न्यूक्लियर डेटोनेशन के कारण इन दोनों के बीच सीधी जंग नहीं हुई। अब बात, क्या परमाणु बम शांति के लिए सबसे बड़ी गारंटी है? पल्ले के समझे। बात ईरान की। वह ईरान जिस पर इजराइल और अमेरिका पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले कर रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि ईरान जो अपना परमाणु बम हासिल करने का सपना है उसे छोड़ दे। लेकिन आप उस स्थिति को सोचिए कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो क्या इजराइल और अमेरिका किसी की भी हिम्मत होती कि वे ईरान पर हमला कर सकते? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट का जो आज पावर सेंटर इजराइल में है वो सरक कर ईरान में चला जाएगा, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति होती तो बात आज से कोई डिफरेंस होती। अमेरिका उससे जंग के मैदान में नहीं बल्कि टेबल पर टॉक, उसे कुछ भी करने का आदेश नहीं देता बल्कि उससे रिक्वेस्ट करता। वो उसे स्टिक से नहीं बल्कि कैरियर देकर समझाता। लेकिन आज ईरान
अपनी सेना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सिविलियंस, अपनी संपत्ति को नष्ट होते हुए देख रहा है, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार नहीं। अब परमाणु हथियारों से संबंधित बात इराक मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली और समृद्ध देश हुआ करता था, लेकिन 1981 में इजराइल ने इराक की न्यूक्लियर साइट पर हमले करके उसके परमाणु प्रोग्राम को तबाह। इस तबाही का कारण यह था कि इराक ना तो अपने न्यूक्लियर साइट को गुप्त रख सका और ना ही इजराइल की एयर स्ट्राइक से उनकी सुरक्षा कर सका। नतीजा ये हुआ कि 2003 में इराक के सर्वोच्च नेता सद्दाम हुसैन को गद्दी से बेदखल कर दिया गया और उसी सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी दे दी गई। आज इराक की स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। वहाँ पर गरीबी, भूखमरी, सिविल वॉर आम बात। इराक आज रूस और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच लड़ाई का खड़ा बन गया है। ईरान के साथ जब अभी इजराइल युद्ध चल रहा था तो इजराइल के फाइटर जेट्स इराक के ऊपर से बिना किसी अनुमति से उड़कर उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन सीधे तौर पर कर रहे थे। इसीलिए इराक के लोग आज कह रहे हैं कि हमारा सद्दाम हुसैन आज जिंदा होता, सत्ता में होता, और अगर हमारे पास परमाणु हथियार होते तो कोई भी वेस्टर्न देश इस तरह से हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन नहीं करते और हमारे देश में एक मजबूत सरकार। अब परमाणु हथियार के संबंध में बात यूक्रेन 3 वर्षों से रूस के साथ युद्ध में ग्रस्त है। यूक्रेन का लगभग 1/4 हिस्सा रूस के कब्जे में है। रूस आए दिन यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला करता रहता है। And wounding dozens, according to Ukrainian officials. The Air Force says it intercepted more than 300 drones and cruise missiles. Russia has ramped. लेकिन इस यूक्रेन की ये कमजोर स्थिति की शुरुआत तब से होती है जब यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हुआ था। तब के यूक्रेन के पास विश्व में अमेरिका, रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था। लेकिन 1994 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक सम्मेलन हुआ, एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुए जिसमें यूक्रेन, ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। इस मेमोरेंडम में कहा गया कि अगर यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों को सरेंडर कर देता है तो ये बाकी की जो तीनों देश हैं ये इसकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। यूक्रेन ने इन देशों की बातों में आकर अपने परमाणु हथियारों को सरेंडर कर दिया और हमने देखा कि उसके 20 वर्षों बाद 2014 में रसिया ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो ये स्थिति कदापि ना होती। उस टाइम यूक्रेन ने अपने हथियार सरेंडर नहीं किए होते तो यूक्रेन आज एक वर्ल्ड पावर का सेंटर होता और रूस जैसा कोई भी देश उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता। अब बात नॉर्थ कोरिया की। आज हम नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं जिसने 2006 में परमाणु बम बना लिए और वह आए दिन अमेरिका जैसे सुपर पावर को धमकियाँ देता है। वही नॉर्थ कोरिया हर दूसरे महीने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता रहता है, लेकिन लीबिया या ईरान की तरह उस पर किसी भी पश्चिमी देश या यूएसए की हिम्मत नहीं होती कि वो नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सके। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण ही अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं और अपनी शर्तों के दम पर उनसे बात। लेकिन अब बात को गौर से सुनिएगा कि क्या इस एनालिसिस से ये बात साबित होती है कि विश्व के हर देश के पास परमाणु हथियार होने चाहिए ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके और किन्हीं भी 2 देशों के मध्य युद्ध ना हो। अब पिछले डिस्कशन से इतर इस बात को समझते हैं कि अगर विश्व के सभी देशों को हमने परमाणु हथियार रखने का इजाज़त दे दी तो विश्व शांति को कैसे खतरा है। इस बात को समझिए कि अफगानिस्तान जैसे देश के पास अगर न्यूक्लियर हथियार हो, जहाँ पर तालिबान जैसे एक आतंकवादी संगठन का शासन चल रहा है, या सीरिया को ले लीजिए जहाँ पर गृह युद्ध के कारण कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, या आप फ़िलिस्तीन को ले लीजिए जहाँ पर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का शासन चल रहा है। अगर इन देशों के पास परमाणु हथियार लग जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। अगर यही परमाणु हथियार सोमालिया, चाड, लीबिया, सूडान जैसे देशों के हाथ लग जाए, इनकी सरकारों के हाथ लग जाए, जहाँ पर इनकी सरकारें विद्रोही गुटों के हाथ में चलाई जा रही है, ये आतंकवादी संगठन या विद्रोही गुट या सशस्त्र सरकारें ये तो न्यूक्लियर डिटेल्स को मानेंगे ही नहीं और ना ही मानेंगे म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जैसे किसी सिद्धांत को। ये तो बस ये मानेंगे कि सामने वाला दुश्मन पूरी तरीके से तबाह होना चाहिए, भले ही हम उसको तबाह करने के चक्कर में हमारा खुद सर्वनाश हो जाए। इससे तो ये साबित तो हो जाता है कि परमाणु हथियारों का प्रसार दुनिया में नहीं होना चाहिए, ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे समूची मानवता को खतरा है। और अंत में एक बात और कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उस वक्त प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए, इससे ये बात तो भविष्य गर्भ में है कि भविष्य में ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा या नहीं बनाएगा।
लेकिन इससे एक बात जरूर साबित हो जाती है कि विश्व के अन्य देशों को ये लगेगा कि परमाणु हथियार होना अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा ही है। और यही बात लीबिया, सीरिया, इराक, यूक्रेन इन सब ने सीखी है कि परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद ही राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि बिना शक्ति के किसी देश का कोई भी माई बाप नहीं होता।